सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी पैरा एशियन गेम्स 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो इसका तो उत्तर होगा 111। यहाँ हम बात कर रहे हैं पैरा एशियन गेम्स 2022 की। 2022 वाले ही हैं ये जो अभी 2023 में हो रहे हैं। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। और कहाँ पे हुए? चाइना के हांगझाओ में हुए। और अगर बात करें इसका स्लोगन क्या है तो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। मैस्कॉट है फई फई जो कि एक पक्षी है। और इसके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? पारुल परमार और अमित सरोह। पारुल परमार ये पैरा शटलर हैं और अमित सरोह ये पैरा क्लब थ्रोवर हैं। और अगर पूछे इसमें कितने भारतीय एथलीटों ने हिस्सा लिया तो आंसर होगा 313। और अगर मेडल टैली में आते हैं तो पहले स्थान पे चाइना है, इसने टोटल 521 मेडल जीते हैं। दूसरे पे ईरान, तीसरे पे जापान, चौथे पे आ गया साउथ कोरिया और पांचवे पे रहा भारत। भारत ने टोटल तो 111 जीते, लेकिन अगर बात करें गोल्ड कितने हैं तो 29 है, सिल्वर है 31 और ब्रोंज है 51। अच्छा, ये तो पैरा एशियन गेम्स की बात हो गई। एशियन गेम्स को अगर रिलेट करके याद करोगे तो वहां पे टोटल 107 मेडल हमने जीते थे, जिसमें से गोल्ड हमारे 28 हैं, 38 सिल्वर है और 41 आपके ब्रोंज मेडल है। अगर यहाँ पे हम बात करें सर्वाधिक पदक किस में आए हमारे पास, किस खेल में, तो एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल आए हैं। 51 मेडल हैं, उसमें से 18 गोल्ड एथलेटिक्स में ही है। अगर आपसे पूछे कि जो पहले एशियन पैरा गेम्स थे वो कब हुए थे, वो 2010 में हुए थे चाइना में। दूसरे वाले 2014 में हुए साउथ कोरिया में। तीसरे 2018 में हुए थे इंडोनेशिया में। और ये चौथा संस्करण है जो 2022 वाला है, ये हुए चाइना में। और इस बार 2 खेल पहली बार इसमें शामिल किए गए थे, पैरा कैनोइंग और पैरा ताइक्वांडो। अच्छा, एक खिलाड़ी हैं शीतल देवी, इनका नाम आप जरूर याद रखना, बहुत चर्चा में है और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पहले तो पूछेंगे आपसे कि इनका संबंध किससे है। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से है। इन्होंने गोल्ड जीता अभी। पैरों से तीरंदाजी करती हैं ये, बताओ, हाथ नहीं है इनके, पैरों से तीरंदाजी करती है और गोल्ड जीता है इन्होंने। तो नाम जरूर याद होना चाहिए आपको शीतल देवी का। अच्छा, साथ में यहाँ पे एशियन गेम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। तो एशियन गेम्स 2022 वाले 2023 में हुए, ये 19वां संस्करण था ये इसका। इसको होस्ट किया चाइना ने, चाइना के हांगझाओ में हुए। इसमें इंडियन टीम को स्पॉन्सर किया था अमूल ने। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक ये 2 खिलाड़ी रहे। कौन कौन? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन ये बॉक्सर हैं, इन्होंने जीता सिल्वर। और अगर बात करें समापन समारोह में ध्वजवाहक एक खिलाड़ी थे, पीआर श्रीजेश। ये जो पीआर श्रीजेश है ये मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और हरमनप्रीत सिंह ये मेंस हॉकी टीम के कप्तान हैं। अब यहाँ पे टीम इवेंट में हमने कहाँ कहाँ पे गोल्ड जीता है वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। साथ में ये ब्रैकेट में जो नाम लिखे हुए हैं हमने इनको हराया है, ये उपविजेता हैं। उपविजेता भी याद होने चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं आजकल। जैसे कि पहले हॉकी को उठाते हैं, मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता, किसे हराया? जापान को। लेकिन महिला हॉकी टीम ने गोल्ड नहीं जीता, उसने ब्रोंज जीता। और क्रिकेट में बात करेंगे तो इसमें मेंस और वुमेन्स दोनों ने जीता है गोल्ड। मेंस ने हराया अफगानिस्तान को, वुमेन्स ने हराया श्रीलंका को। कबड्डी में बात करेंगे, मेंस और वुमेन्स दोनों ने जीता है गोल्ड। मेंस ने हराया ईरान को, महिला टीम ने हराया चीनी ताइपे को। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको पता है एशियन गेम्स में पहली बार, एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार हमने 100 से ज़्यादा पदक जीते हैं। वैसे तो 107 जीते हैं। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि एशियन गेम्स में अभी 100वां पदक किसने जीता? तो महिला कबड्डी टीम ने जीता। या यूं पूछेंगे कि 100वां पदक हमारा कौन सा था, गोल्ड था, सिल्वर था या ब्रोंज था? तो गोल्ड था, ये ध्यान रखना। उसमें मेडल टैली मैंने आपको बताया, भारत चौथे स्थान पे रहा है, 107 मेडल है, पहले पे चाइना ही है। और मैस्कॉट भी ध्यान रखो, मैस्कॉट क्या है? 3 मैस्कॉट हैं, चेन चेन, कोंग कोंग और लियान लियान। और अगर बात करें कि पहले एशियन गेम्स ये कब और कहाँ हुए थे तो 1951 में हुए थे नई दिल्ली में। भारत 2 बार इनको होस्ट कर चुका है, एक तो 1951 वाले और 1982 वाले। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। और लास्ट टाइम 2018 में हुए थे, अभी चाइना में, और अगली बार 2026 वाले जापान में होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एशियन गेम्स का भी रिवीजन करा दिया। बात हमारी यहाँ पे पैरा एशियन गेम्स की हुई थी, तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो, मैंने आपको बताए रखा है, जब भी डेली करंट्स में स्पोर्ट्स वाला प्रश्न आता है तो उससे संबंधित मैं एशियन गेम्स आपको पॉइंट से रिवाइज जरूर कराता हूँ, उस खेल से संबंधित, कि बताओ अभी एशियन गेम्स में इस खेल में हमारे पास ये मेडल आए थे, उन खिलाड़ियों के ये नाम है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट नाम्स होंगे वो मैं आपको साथ साथ रिवाइज कराता रहूंगा, तो वो आपको ध्यान में रहेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ये कहाँ पे शुरू हुई? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है?
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के छात्रों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। और आप जानते हो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल है। इनकी पार्टी का नाम है आप पार्टी। और आप यूं भी कह सकते हो ये हमारी सबसे नवीनतम नेशनल पार्टी है। टोटल कितनी है? 6 है। तो सबसे नवीनतम कह दो या 6वें नंबर की नेशनल पार्टी यही है। और यहाँ के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। और देखो इसी तरह से किसी तरह से कि गरीब छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए ऑलरेडी 2 योजनाएं शुरू कर चुकी हैं 2 सरकारें। कौन कौन सी योजनाएं हैं और किसने शुरू किया? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना चलती है, इसको राजस्थान ने शुरू किया था। और एक मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलती है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। ये भी आप ध्यान रखना। और योजनाओं की बात हो रही है तो चलो आपको 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो एक सवेरा योजना आपने सुना है, प्रयागराज पुलिस ने इसको शुरू किया। एक लाडली बहना योजना हो गया, इसको मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। और इसमें जो राशि दी जाती थी उसको 1000 रुपए से बढ़ा के 1250 रुपए कर दिया गया। और इसी तरह से अभी मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना भी शुरू किया था। और यहीं पे लाडली लक्ष्मी योजना भी चलती है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है, उसमें लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को भी बढ़ा दिया गया। 15,000 रुपए दिए जाते थे, अभी 25,000 रुपए कर दिया गया। एक प्रणाम योजना है, भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई थी। एक ग्रामीण मित्र योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए है, गोवा ने इसको शुरू किया था। और मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना को उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना की है। और यात्रा योजना ये केरल सरकार ने शुरू की। उसी तरह से एक पंचायत एक खेल का मैदान, इसको भी शुरू किया केरल सरकार ने। तो यहाँ पे 2023 से कुछ टॉप 10 इंपॉर्टेंट योजनाएं मैंने आपको रिवाइज कराई है, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? तो आंसर होगा सुल्तान इब्राहिम। तो अभी मलेशिया में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, इनको नया राजा चुना गया है। वे मलेशिया के 17वें राजा होंगे और वे वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। तो मुस्लिम बहुल देश मलेशिया में राजा का चुनाव हर 5 साल में होता है। और मलेशिया एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें एक अनूठी व्यवस्था है। यहाँ 9 शाही परिवार के मुखिया 9 राज्यों के सुल्तान हैं जो बारी बारी से 5-5 साल के लिए राजा बनते हैं। अच्छा, आपको याद है भी कुछ समय पहले इंग्लैंड के नए राजा, नए किंग बने थे कौन? किंग चार्ल्स तृतीय। ये जरूर याद रखना, किंग चार्ल्स कौन से? 3rd। देखो मलेशिया की बात करते हैं, कैपिटल इसकी कुआलालंपुर है। और यहीं पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। करेंसी मलेशिया रिंगित है। और प्रधानमंत्री कौन है? अनवर बिन इब्राहिम है। आपको याद होगा अभी हमने मलेशिया के साथ हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज किया है मेघालय के उमरोई में। पिछली बार हमने उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज भी किया था मलेशिया के साथ में ही। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये भारत के बाहर पहला मार्केटिंग ऑफिस ये कहाँ पे खोल रहा है? तो आंसर होगा मलेशिया में। अभी मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था 2023 में। इसमें मेन सिंगल टाइटल जीता विक्टर एक्सेलसेन ने और वुमेन सिंगल टाइटल जीता अकाने यामागुची ने। और अभी कुछ समय पहले ही एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था चेन्नई में। इसको भारत ने जीता मलेशिया को हरा करके। तो इन सब कारणों से अभी मलेशिया न्यूज में था, ये आप ध्यान में रखना। बाकी कुछ ऑप्शंस मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे अभी कतर के प्रधानमंत्री बने थे शेख मोहम्मद, और ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने थे शेख अहमद नवाफ अल सबाह, और मालदीव के प्रेसिडेंट बने अभी मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ध्यान में रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अक्टूबर को। इस इंग्लिश में आप बोलोगे इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम इस दिन को पहली बार मना रहे हैं। तो ध्यान से सुनना। अभी 29 अक्टूबर 2023 को देखभाल और सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र का ये पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जो देखभाल के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मतलब मैंने कहा ना, भी ये दिन हम पहली बार मना रहे हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अब जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है, ये दिन हम पहली बार मना रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि अभी तक जितने भी डेज हमने पहली बार मनाए पिछले 1-8 साल में, वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, ताकि आपके सारे पॉइंट रिवाइज हो जाएंगे यहाँ से भी कि अभी 1-8 साल में कौन कौन से डे हमने पहली बार मनाने शुरू किए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट है। अभी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हमने मनाया 30 मार्च को।
पहला ग्लोबल प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया गया 28 जुलाई को। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर को हम मना रहे हैं। इस्लामोफोबिया डे 15 मार्च को मनाते हैं। मैत्री दिवस ये होता है 6 दिसंबर को, भारत और बांग्लादेश के बीच में मनाया जाता है। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये होता है 27 दिसंबर को। नेशनल स्टार्टअप डे ये 16 जनवरी को है। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाते हैं। बताओ किनकी जयंती को मनाते हैं ये दिन, बताओ कमेंट बॉक्स में। बाकी वीर बाल दिवस 26 दिसंबर हो गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त हो गया। जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर को हो गया, बिरसा मुंडा जी की जयंती है। और भाला फेंक दिवस ये हम 7 अगस्त को मना रहे हैं। तो ये पिछले 1 आध साल में जो पहली बार डे हमने मनाने शुरू किए हैं वो आपके सामने है, तो इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नाम की बुक को अभी किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा मनोज सिन्हा ने। तो जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल है हमारे मनोज सिन्हा, उन्होंने श्रीनगर के राजभवन में वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नाम की बुक को अभी लॉन्च किया है। ये बुक भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं पद्मश्री डॉक्टर कन्हूभाई टेलर की यात्रा प्रस्तुत करती है, यानी कि उनके बारे में है ये बुक। और इसको लॉन्च किया अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। अब चलो यहाँ पे 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो आपको याद है अभी वाई कांट एलिफेंट बी रेड नाम की बुक को लिखा वाणी त्रिपाठी ने। अनिरुद्ध भट्टाचार्य इन्होंने बासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा नाम से बुक लिखी। डॉक्टर M.A. हसन वॉर एंड वुमेन नाम से बुक लिखी। पीयूष बोबले गांधी सियासत और संप्रदाय नाम से बुक लिखी। और दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं जयदीप मुखर्जी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्च की है जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट। बोरिया मजूमदार सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए माएस्ट्रो नाम से बुक लिखी। अमिताभ घोष स्मोक एंड एशेज नाम से बुक लिखी। आशीष कुंद्रा रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नरेटिव्स नाम से बुक लिखी है। नारायण वागुल रिफ्लेक्शन नाम से बुक लिखी जिसको लॉन्च किया था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। शशि शेखर वेम्पति कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रिएट एक्शन नाम से बुक लिखी इन्होंने। तो ये कुछ बुक्स हैं, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में मेरा होचोंगबा नामक वार्षिक उत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा मणिपुर में। तो मणिपुर का ये वार्षिक उत्सव है मेरा होचोंगबा, जिसे अभी मणिपुर की कैपिटल इम्फाल के कांगला में मनाया गया। तो ये मेरा होचोंगबा त्योहार का आयोजन हर साल राज्य की पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। और देखो, जब भी महोत्सव उत्सव वाला प्रश्न आता है तो 2023 के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आज हम एक काम करते हैं, मणिपुर को रिवाइज करते हैं। बहुत दिन हो गए क्योंकि। तो ये रहा मैप में मणिपुर, जिसकी कैपिटल क्या है? इम्फाल है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। पहले यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स हम रिवाइज कर लेते हैं कि मणिपुर में अभी कौन कौन से फेस्टिवल मनाए गए। तो एक तो संगई फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। संगई आप जानते हो यहाँ का राजकीय पशु है, जो कि एक तरह का हिरण है, जिसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। और इसे डांसिंग डियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है मणिपुर में जो लोकटक झील है, जिसपे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं, तो वहां पे ये उछलता रहता है, इसलिए इसको डांसिंग डियर बोलते हैं। और उसी के नाम पे ये फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। बाकी लाई हराओबा फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। नट संकीर्तन उत्सव मनाया जाता है। याओसांग या फिर योशांग उत्सव यहाँ मनाया जाता है। हुनथड़ो उत्सव मनाया जाता है। शुमंग लीला फेस्टिवल मनाया जाता है। गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। शिरुई लिली महोत्सव यहाँ मनाया जाता है। एक कचाई लेमन फेस्टिवल यहाँ पे मनाया गया था। तो ये सारे उत्सव महोत्सव ये इनका संबंध मणिपुर से है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अभी याद होगा मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे, सिद्धार्थ मृदुल इनका नाम है। और मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है। और मणिपुर के अभी काले चावल को, यहाँ की हाथी मिर्च और तोमेंग लोंग संतरे को GI टैग मिला था। मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा है। तो मणिपुर से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो आंसर होगा दीप नारायण नायक को। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 की। और अगर बात करें इसे देता कौन है, तो इंग्लैंड के वर्की फाउंडेशन के द्वारा इसे दिया जाता है। इस बार ये इसका 8वां संस्करण है। लेकिन याद रखना, अभी ये दिया नहीं गया। अभी टॉप 10 फाइनलिस्ट की लिस्ट जारी की गई है। और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि इन टॉप 10 में एक भारतीय भी हैं। उन्हीं का नाम है दीप नारायण नायक। और ये आसनसोल पश्चिम बंगाल से हैं। इन्हें स्ट्रीट टीचर बोलते हैं। क्यों?
कोविड के समय जब सब कुछ बंद हो गया था तो ये रोड पर आकर पढ़ाने लगे थे, जो मिट्टी की दीवारें होती है वहां पर ये लिखने लगे, उसे बोर्ड की तरह इस्तेमाल करने लगे इन्हें, इसीलिए स्ट्रीट टीचर कहा जाने लगा। अगर बात करें इसमें पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपए दिए जाते हैं तो $1 मिलियन इसमें दिए जाते हैं। अच्छा, टीचर की बात है तो वर्ल्ड टीचर डे कब मनाते हैं हम? 5 अक्टूबर को मनाते हैं, जबकि नेशनल आप जानते हो नेशनल टीचर डे होता है 5 सितंबर को। और वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब होता है? APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती को होता है, यानी कि 15 अक्टूबर को। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार ये किसे मिला था। ये प्रश्न अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो बताओ। बाकी अभी 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, वो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार ये किसे मिला, तो आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार, जिसे दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये हरि बालकृष्णन को दिया गया। 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को मिला। 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए दिया गया डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान मिला शिव शंकरी को, उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। 2023 का एबेल पुरस्कार मिला लुइस कैफरेली को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को, ये बुल्गारिया के लेखक हैं, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए मिला। अभी लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला नरेंद्र मोदी को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 मिला रवि कन्नन को। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया अभी RBI के जो गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास जी को। और वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 मिला आलिया मीर को, ये जम्मू कश्मीर से हैं। तो ये 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इनको आप ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया? तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन ने। तो अभी यूरोपियन यूनियन कर वेधशाला ने वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 यानी कि ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि बहुत से अरबपति टैक्स चोरी करने के लिए शेल कंपनी यानी कि खोखली कंपनी बनाते हैं। मतलब उस कंपनी में होता जाता कुछ भी नहीं है, बस उस नाम की एक कंपनी बना दी बस उन्होंने, और उस तरह से वो टैक्स चोरी करते हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि अरबपतियों पे ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाना चाहिए, जिसके जरिए अरबपतियों से एक न्यूनतम कर वसूल किया जा सके, और ये कितना होगा? उनकी इनकम का 2%। ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। तो सिंपल से याद रखना, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? यूरोपियन यूनियन ने इसको जारी किया। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रिवाइज कराऊंगा और हम देखेंगे उनको कौन कौन जारी करता है। पहले यूरोपियन यूनियन की बात करें तो स्थापना उसकी 1957 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है, जहां पे नाटो का भी मुख्यालय आपको मिल जाएगा। वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं। ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है, उसी को हम ब्रेग्जिट कहते हैं। करेंसी यूरो है और यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा क्रोएशिया। और एक अच्छा चलो अभी कुछ रिपोर्ट्स हम देखते हैं। जैसे कि आपको याद होगा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और अभी इसमें अगर बात करें तो भारत की रैंक 67 है, टॉप पे स्वीडन है। इसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी करता है, जिसमें भारत अभी 127 नंबर पे है, टॉप पे आइसलैंड है। अगर आपसे पूछे कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जारी करता है। तो बहुत नजदीक से ये रिपोर्ट है, इनको आप ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आपको एक साथ इनको लिखाया है। बाकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है। इसमें अभी भारत 161 नंबर पे है, तो टॉप पे 9 है। रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है और इसमें अभी भारत 38 नंबर पे भी था। इसी तरह से वर्ल्ड बैंक कुछ और भी रिपोर्ट्स जारी करता है, वो मैं आपको बताऊं तो एक तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, ये भी नई तरह की रिपोर्ट जारी करेगा, और एक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया। इन सब को कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है, ये आप ध्यान में रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया? तो आंसर होगा IOCL। तो अभी IOCL ने भारत का पहला रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया है।
आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल जो ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी होते हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपने वाहनों के परीक्षण यानी कि व्हीकल टेस्टिंग के समय इसका इस्तेमाल करते हैं। और इस ईंधन को, इस फ्यूल को अभी तक हमने नहीं बनाया था। इसे हम यूरोप या अमेरिका की कुछ कंपनियां हैं वहां से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे। तो आप इसे एक लाइन में कह सकते हो कि रेफरेंस फ्यूल ये क्या है, ये एक हाई लेवल प्योरिटी वाला ईंधन है, फ्यूल है, जो वाहनों की टेस्टिंग वगैरह में यूज होता है। तो IOCL की बात करें, इसकी स्थापना होती 1959 में। ये एक महारत्न कंपनी है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल कौन है? श्रीकांत माधव वैद है। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछूं, अभी जो भारत में पहली बार मोटो GP का आयोजन हुआ था, उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था? तो याद रखना, इंडियन ऑयल उसका टाइटल स्पॉन्सर बना था। और अभी मोदी जी ने G20 समिट में जैव ईंधन गठबंधन भी शुरू किया था, ये भी ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में चीन के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया। नाम बताओ। ली केकियांग। तो चीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे ली केकियांग, और इनका अभी 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हार्ट अटैक से निधन हो गया इनका। और अभी मार्च 2023 में ही ये प्रधानमंत्री का कार्यकाल इनका पूरा हुआ था, वो रिटायर्ड हुए थे। वे चाइना के 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, इसी तरह से कुछ अभी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के निधन हुए थे, वो भी मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा दूं। एक तो आप जानते हो भी पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर थे डेनिस ऑस्टिन, इनका निधन हुआ। जॉन वॉर्नेक की बात करें, अडोब के सह संस्थापक थे, निधन हो गया। जॉन बी गुडेनफ, ये लिथियम आयन बैटरी के आविष्कारक थे, निधन हो गया। और 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, और सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता यही थे। और गॉर्डन मूर, इंटेल के सह संस्थापक थे, निधन हो गया। लेकिन इयान विल्मोट, डॉली भेड़ क्लोन के निर्माता थे, निधन हो गया। बिंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के सह संस्थापक थे, निधन हो गया। इनको टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भारत के हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, इनका भी निधन हो गया। और बिशन सिंह बेदी, पूर्व स्पिनर थे, निधन हो गया इनका। और रिचर्ड राउंडट्री की बात करें तो पहले अश्वेत एक्शन हीरो के रूप में प्रसिद्ध थे, ये अफ्रीकी अमेरिकी एक्टर थे, अभी हाल ही में निधन हो गया इनका भी। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। और वीडियो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, एक बार याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। बाकी इनकी क्विज मिल जाएगी आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे जाके इनके आप टेस्ट लगा सकते हैं फ्री में। PDF भी आपको मिल जाएगा। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी हम कल का करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन करते हैं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, निवालू कुदिचा सिम्हांगल ये किसके आत्मकथा है? तो आंसर होगा इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ, मलयालम भाषा में लिखी है वो। फिर पूछा, यूरोपियन यूनियन और भारत ने गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया, इसमें किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा INS सुमेधा। फिर पूछा, अंडर-23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ऋतिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड। WHO ने किसे अपने TB सलाहकार समूह में नियुक्त किया? तो आंसर होगा सारंग देव। और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए? रॉबर्ट फीको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना शुरू की? महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया? नई दिल्ली। वैश्विक शोध फर्म स्टैटिस्टा के अनुसार भारत फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे। सरस आजीविका मेले 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? गुरुग्राम में। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नेम क्या रखा गया? कस्तूरी कॉटन भारत। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि भारत ने किसके साथ निसार उपग्रह बनाया है? तो आंसर होगा नासा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।